131 है क्या? 131 नीचे सेक्शन 4 जो शुरू हो रहा है। हाँ ज्ञान क्या है? प्रणाम भैया। हाँ जी। ज्ञान क्या है? यह निहित किसमें होता है? हमें ज्ञान को अपने आप में और उसके साधनों के बीच अंतर करना होगा, और पुनः साधनों में हमें स्वयं उपकरणों तथा उन उपकरणों के उपयोग से किए जाने वाले कार्यों के बीच अंतर करना होगा। पहले ज्ञान में और उसके साधनों में, फिर साधनों के अंदर उपकरण, उसके अंदर, ठीक है। ज्ञान से हमारा तात्पर्य बोध से है, किसी वस्तु को सक्रिय चेतना में अपने चैतन्य में लेना। परंतु जब हम कहते हैं इसे अपने चैतन्य में लेना, तो हमारा अभिप्राय क्या है? हम इसे कहाँ से लेते हैं? यूरोपीय कहता है बाहर से, हम कहते हैं भीतर से, अर्थात स्वयं चैतन्यम से ही। दूसरे शब्दों में, समस्त ज्ञान चेतना की एक क्रिया है जो स्वयं चेतना में ही स्थित किसी चीज पर कार्य करती है। पहली बात तो यह है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वह परम ब्रह्म में विद्यमान है, यानी हमारे अविभाज्य वैश्विक आत्म अस्तित्व में। यह वहाँ होता है, पर अभी तक व्यक्त नहीं हुआ होता है। फिर यह शुद्ध चित्त में विद्यमान होता है, जो रूप, नाम और गुण के विचारों के रूप में वस्तुओं का गर्भ है। चित्त नहीं है, ये चित्त है। चित्त, हाँ, चित्त। चित्त नहीं, चित्त अलग है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ सचित गया। चित्त है ये। हाँ, सच्चित आनंद चित्त। हम्म। इसमें नाम, रूप और गुण कारण या महत, अर्थात चेतना की कारणात्मक, प्ररूपात्मक और आदर्शात्मक अवस्था में होते हैं। हम्म। ये प्ररूपात्मक और प्रारूपात्मक क्या डिफरेंस हुआ? टाइपल, अच्छा। कारणात्मक। हम्म। कि कारण नहीं। और महत जो तत्व है उसके अंदर सारी चीजें यहाँ अनफोल्ड भी। बेसिकली पद्धति क्या है कि सारी चीज सच्चिदानंद के अंदर है, उससे फिर जब धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन के अंदर आती है, उससे ऊपर वो आत्म संवरण के अंदर वो चेतना कैसी होती होगी। क्योंकि दो चीज हैं, एक सत है मतलब कोई चीज है, और ये चीज हम्म। बताने वाली चित है। अगर चित नहीं हम्म। हो, हम्म। भाई ब्रह्मांड है ये किसने जाना? हम्म। हमारे सेंसेस है वो ये रिपोर्ट दे रहा है। अगर हम्म। सेंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। अलग तरीके का होगा तो इस हम्म। तरीके की रिपोर्ट नहीं देगा वो। हम्म। इसलिए इसी जगत के अंदर रह के कुत्ते को घुमा लाओ, उसको कोई सेंस नहीं आ सकता कि ये मनुष्यों का जगत है। तो ये हम्म। कोई कारण नहीं है। जनरली हम जो जितना आग्रह रखते हैं विज्ञान के ऊपर, तो ये मूलभूत प्रश्न करने का कि भी अपन जिसको रियलिटी मान रहे हैं वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कारण है। उसके ऊपर ठीक कितना है। आग्रह किया जाए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो इसके मतलब क्या निकलते हैं, मायने क्या निकलते हैं। हम्म। मतलब ये वैरायटी या ये विस्तार कम नहीं होता। एक पेड़ का जो हम्म। विस्तार है उससे पशु का विस्तार है, उसमें डेफिनेटली फर्क आया होगा। मनुष्य हम्म। का जो विस्तार है उसमें और फर्क आया होगा। इससे आगे की चेतना है उसमें कम नहीं हो जाता। हम्म। इसीलिए वो कह रहे हैं माया। तो माया का मतलब ये नहीं कि ये कोई मिथ्या है या कोई झूठ है, पर हम्म। उस स्तर के ऊपर बाइंड करके किस तरीके से, भाई आज हमारी चेतना के लिए हम ये कहते हैं ये तो माया है। तो ये तो एक उससे संघर्ष करना हो गया कि मैं रिजोल्यूटली उसको ये कहूं कि मैं जितनी भी चीज देख रहा हूं वो अनरियल है। ये तो लड़ना हो गया इस चीज से। हम्म। तो ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है, पर अब एक्चुअल में रिजोल्व कैसे करें इसको? ये तो एनी हाउ हम्म। अपन ये प्ररूपात्मक ये दो टाइपल जो है ना, और आदर्श आइडियल स्टेट के अंदर है। ये तो सावित्री के अंदर भी कहते हैं कि यहाँ जो भौतिक में आती है उसकी सही आपको देखनी हो वो तो आपके सटल फिजिकल में दिख जाएगी। फिर वाइटल के हम्म। अंदर है, माइंड के अंदर है, आपके जो बिग आइडियाज हैं, बड़े बड़े जो लेआउट हैं कि ऐसी इसमें सारी चीजें आनी है, उनका हम्म। प्ररूप, उनका एक टाइप
भी जैसे वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य आया, ये संतति तो बाद में हो गई, पहले एक प्ररूप उसका टाइप आ गई, वो किसी भी रूप में आई होगी, जिसके अंदर बाइबल ये कहती है उसने सभी चीजों के जोड़े बना दिए। अब वो लिटरल कह रहे हैं या सिंबॉलिक तरीके से कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं, हमारे भी पुराणों में बहुत तरीके की चीजें हैं। और ये प्ररूप जो है अपने महत के अंदर और इसके अंदर, उससे पहले रूप है, गुण है, नाम रूप, क्योंकि ये तो सारी सृष्टि नाम रूपात्मक है। और अपने मूल के अंदर वो अविभक्त है। अब ये तो सारी फिलोसॉफिकल तरीके की बातें हैं। एनीहाउ आगे चलते हैं। तब परिवर्तन, विकास या संशोधन की संभावना उसे सूक्ष्म अर्थात चेतना की सूक्ष्म मानसिक या रूप निर्मायक अवस्था में प्राप्त होती है। अंत में स्थूल अर्थात चेतना की भौतिक या क्रम विकासमय अवस्था में उसे यह वास्तविक परिवर्तन, विकास, संशोधन या क्रम विकास प्राप्त होता है। कारण में कोई क्रम विकास नहीं है, कभी भी कुछ भी बदलता नहीं है, सब कुछ शाश्वत है। कारण सत्यम है। सूक्ष्म अवस्था में सभी परिवर्तन की तैयारी है। यह कल्पना या अनृतम से भरा होता है, इसलिए यह स्वप्न है, जो वास्तव में मिथ्या तो नहीं है, परंतु कारण या स्थूल दोनों पर तुरंत ही प्रयुक्त होने योग्य नहीं होता। स्थूल में सब कुछ विकसित होता रहता है। यह आंशिक सत्यम है जो विकसित होता है पुराने सत्यम को अनृतम में बदलकर, जिसे विनाश कहा जाता है, और नए अनृतम को नए सत्यम में बदलकर, जिसे सृजन कहा जाता है। वहीं कारण में कोई सृजन नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, सभी कुछ नित्य रूप से विद्यमान है। परिवर्तन केवल प्रकार से प्रकार में, परिपूर्णता से परिपूर्णता में होता है। फॉर्म चेंज होती है, ठीक है। इसलिए जानने का अर्थ है वास्तव में इन तीन अवस्थाओं में से किसी भी एक या सभी में वस्तु के विषय में सचेतन होना। मतलब कारण तत्व, उससे ऊपर जो है महत तत्व है, और ये किस तरीके से मैनिफेस्टेशन आया है, उसके बाद में मन के अंदर रूप है, फिर स्थूल के अंदर रूप है, अवस्थाएं हैं। हम्म, तीन अवस्थाओं में से किसी भी एक या सभी में वस्तु के विषय में सचेतन होना, हम्म, स्थूल का ज्ञान विज्ञान है। हम्म। और रूप का हाँ, ज्ञान, नहीं नहीं, ये लिखा है ना आगे, स्थूल का ज्ञान विज्ञान। स्थूल का ज्ञान विज्ञान है। सूक्ष्म का ज्ञान दर्शन, धर्म और तत्व मीमांसा मीमांसा है। कारण का ज्ञान योग है। जब कोई व्यक्ति स्थूल को जानता है तो वह उसे अपनी इंद्रियों से जानता है, अर्थात मनस के द्वारा। सूक्ष्म को वह तर्क बुद्धि या प्रेरित बुद्धि के द्वारा जानता है। वह कारण को ज्ञानम या आध्यात्मिक अनुभूति से जानता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान में तीन क्रियाएं होती हैं। पहली, विषयाश्रित उपलब्धि या अनुभव। दूसरी, वस्तु के विषय में आपकी समझ का बौद्धिक विवरण। तीसरी, आत्मपरक उपलब्धि या आध्यात्मिक अनुभव। इसलिए ये कह रहे हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में हाँ। तीन तरीके, मतलब किसी को प्रमाणित करने के तीन तरीके हैं, कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में है। हम्म, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, और आप्तवचन है। हम्म, तो जो विषयाश्रित व्यक्ति है, वो कहता है मैं तो प्रत्यक्ष जो इंद्रियों को नजर आता है उससे शुरू करता हूँ, और उसके आधार पे अनुमान, भाई जितना भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये सारा अनुमान है, हमने टच करके तो वो चीजें नहीं देखी, ये गैलेक्सीज हैं, ये क्योंकि हमने प्रत्यक्ष ये देखा, इसका डेरिवेशन ये है, इसका मतलब परिणाम ये है, तो इससे ये परिणाम निकलता है। एक्सरेज को ऐसे ऑपरेट करती हैं, तो अब इसका ये परिणाम है, हम टच करके तो इंद्रियों को और सूक्ष्म हमने कर लिया, उनके हम्म, आधार पे अब इसके क्या अर्थ निकलते हैं, वो हम और धीरे धीरे उसको सूक्ष्म करने का प्रयास करते हैं।
और उसके आधार पे अनुमान लगाते हैं कि जो विजिबल मैटर है वो तो पॉइंट इतना परसेंट है, जो इनविजिबल है, जो डार्क मैटर है वो इतना है, ये चारों तरफ इतना है, इसलिए ये ब्लैक होल होना चाहिए। हमने कोई टच करके या किसी चीजों से ऐसे नहीं, ये प्रत्यक्ष जो साधन हैं उनसे अनुमान लगाया जा रहा है। और इससे फिर बाद में तीसरी अवस्था तक वो जा ही नहीं पाते, क्योंकि रियलिटी जब तक आप नीचे से उसको पकड़ के, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि कीचड़ का मंथन करके आप उसमें उगने वाले कमल के रहस्य को नहीं जान सकते। वो तो उसका हेवनली आर्केटाइप, जो स्वर्गीय उसका प्ररूप है, उसके आधार पे जब इसको देखते हैं तब इसका कुछ कुछ समझ में आता है। कि भवन का हमको तब समझ में आता है जब उसका ब्लूप्रिंट या उसको जो संकल्पना करने वाली उसकी चेतना है, जो व्यक्ति जिसको ये पता, मतलब जो कर रहा है ये काम, उसको पूछेंगे तो कुछ कुछ पता चलेगा। और आप्त वचन वाला ये कहता है नहीं, शुरू यहां से करो। भाई इंद्रियों के माध्यम से जनरली हम ज्ञान किस तरीके से प्राप्त करते हैं, सूचनाएं ये प्राप्त करती है, पर सूचनाओं के अंदर भी हम ये देख रहे हैं भी शुरू से ही तो ये विवेचन करते आ रहे हैं कि हमने सूचनाएं ले ली, सूचनाएं प्रोसेस करके उससे बनाता कौन सी चीज है, माइंड में दे दी, माइंड बुद्धि को देती है। बुद्धि आपकी किस तरीके की है, भाई किसी के आंखें बड़ी तेज हैं तो वो उतना थोड़ी देख पाता है जो कलाकार की आंखें तेज न हो कि भी देख पाता है। कौन सी चीजें देखती है। इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है तो साहित्य से क्या निकाल लोगे उतना आप। अगर सावित्री आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का ज्ञान भी बहुत अच्छा है, पर अंदर से कपाट खुले हुए नहीं है, आप कितना क्या अर्थ लगाओगे उसका। तो ये प्रक्रिया अलग है। ये जो ज्ञान कहाँ से आता है, ये अलग अलग हमको ये लेवल्स बता रहे हैं, या एक पूरा स्तरानुक्रम बता रहे हैं कि ये क्रम है भाई, इस तरीके से ये सारी चीज है। अब हम कहाँ अवेक हैं, एक्चुअल में होना ये चाहिए कि डीपर से और बाहर हम चीजें, उन चीजों को देखें। भी मकान बनाना है, अब आप बाजार गए, वहां जो जो चीजें अवेलेबल है, मेरे को ये चीज चलेगी भाई, उसकी बजाय मेरे को सेंस नहीं है। सूचना जैसे हम लेते हैं, सूचना के आधार के ऊपर थोड़ी कोई तय होएगा जीवन का लक्ष्य या कोई चीज। वो तो अंदर से आपको साक्षात्कार हो गया, उसके प्रकाश में आप अपनी इंद्रियों से जो चीजें रिपोर्ट मिल रही है वो सारी को रख देते हो। तो द्विज को या माँ के पास जो जाता है उसको ये समझ में आ गया, इंद्रियों के माध्यम से नहीं आता। इंद्रियां थोड़ी बता देगी कि ये मेरे गुरु हैं। दो जने बैठे हैं, एक को तत्क्षण पता चल गया अभी ये आ गए, अपन तो गुरु की शरण के अंदर आ गए। अब ये कौन सा भाव है माइंड के अंदर, क्या कोई हेल्यूसिनेशन इस तरीके का आता है, या कोई उनके अंदर माइंड रीडिंग की या आपके माइंड को प्रभावित करने की ऐसी चीजें, कुछ भी कह सकते हैं हम। पर एक डीपर चीज है। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को आदेश आया कि आप पांडिचेरी चले जाओ, और वो आदेश ऐसा इस तरीके का है कि उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही ये चीजें, और एक्चुअल में तो जिसने भी क्रिएट किया है वो कोई बाहरी इंद्रियों के आधार पे क्रिएट नहीं किया। ये आप देख सकते हो, जितनी भी क्रांतियां आई हैं वो बुद्धि के स्तर के ऊपर या आपकी इंद्रियों के स्तर के ऊपर, इसके ऊपर नहीं आई। इंद्रियों से देख के तो आप कितना अच्छा व्यवस्थापन कर पाते हो। इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जानते हैं कि इस समय को ऐसे उपयोग करना है, इसको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर चेंज कर देना है। फिर भी एक्चुअल में कोई क्या नाम है उनका, उनका कोई नाम नहीं है। और जिन्होंने भी जीवन के अंदर कुछ किया है वो न तो नैतिक मूल्यों के ऊपर सही उतरते। हमने ये पढ़ाई था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, जिन जिन के नाम लिए गए थे कि वो तो जी नैतिक आधार के ऊपर ही सही नहीं उतरते, और फिर भी देखो उन्होंने कैसे एक पूरी की पूरी क्रांति ला दी, और वो कोई इंद्रियों के आधार पे नहीं चल रहे थे। तो ज्ञान कहाँ से आता है, ये वास्तव में एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। ये हम पहले तो पढ़ लेते हैं और फिर माँ ने, श्री अरविंद ने इसके विषय में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है वो भी ट्रेस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारा आग्रह रहता है कि हमने इंद्रियों से ये रिपोर्ट ली और इस आधार के ऊपर देखो ये वेल फाउंडेड है। पर आज तक का इतिहास तो ये कह नहीं रहा कि जितने भी परिवर्तन आए हैं या जितनी भी प्रगति हुई है
वो कभी कोई इस आधार के ऊपर हुई हो। वैज्ञानिक भी ये देखता है, उसको कोई जुनून होता है कि नहीं ये चीज तो करेंगे, और वो अपनी सारी चीज उसके लिए दाव पे लगा देता है। इंद्रियों के आधार पे तो वो चीज होती नहीं भाई, इंद्रियां तो वही देखेंगी जो है, तो नई चीज कहां से आ जाएगी, क्योंकि नई चीज तो है नहीं इंद्रियों के पकड़ के अंदर। तो वो कौन सी चीज है जो क्रिएट करती है? श्री अरविंद ने कहा ये मेरे 5 स्वप्न हैं जो कि मेरे को नहीं लगता मेरे जीवन काल के अंदर कभी सफल होंगे, जिसमें पहला ही था भारत की स्वतंत्रता, और जिसके अंदर और आगे के हैं वो तो मनुष्य जाति ने कल्पना ही नहीं करी उस चीज की। दिव्य जीवन की वो बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है वो ही ये कह रही है अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, आप सुप्रामेंटल की बात कर रहे हो, हम तो पहले ही सच्चिदानंद तक चले गए। और कल हमने पढ़ाई था कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, माँ ने उनसे भी कितना ज्यादा संघर्ष किया है इंद्रियों के माध्यम से। लगता नहीं माँ ने क्या संघर्ष कर लिया। तो ये एक प्रक्रिया अभी हमको समझने की है कि बेसिकली हम प्राप्त कैसे करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान सारा हमारे अपने अंदर है। तो शिक्षा के अंदर जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसकी उपयोगिता क्या है? क्या उसको अक्षर ज्ञान देते हैं वो अगर उसके अंदर ही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसको छोड़ दिया जाए कि सारा ज्ञान तो अंतर्निहित है? कौन सा वाला ज्ञान अंतर्निहित है? या ये क्या कहा जाए कि जी मॉडिफाई करके इस सेंटेंस को ये वाला ज्ञान तो अंतर्निहित है, ये वाला जो है बाहरी प्रक्रिया से होता है? या फिर ये कहा जाए सारी चीजें हैं तो अंदर ही, पर मैकेनिज्म इस तरीके का बनाया गया है कि आपके अंदर सावित्री जो रिवील करने वाली है वो तो है तो अंतर्निहित ही। भी काले अक्षर एक सर्टेन क्रम के अंदर रखे गए हैं, और आपकी शिक्षा हुई है कि ये शब्द का ये अर्थ है, इस कॉम्बिनेशन में जब रखे जाते हैं तो ये अर्थ होता है। फिर एक इस माहौल के अंदर आपको ये एक प्लॉट दिया जा रहा है, यहाँ सावित्री जा रही है, इसके अंदर देखिए अब इसमें आपकी भावना भी जुड़ गई, इसमें आपका मन भी जुड़ गया। फिर आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं धीरे धीरे आप कितने पार्ट जुड़ जाते हैं। तो जब इस कॉम्बिनेशन में रखा जाता है तब इसका ये अर्थ निकल के आता है। ऐसा नहीं है तो फिर बाद में कौन सी चीज, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये अंदर वाला ज्ञान बाहर वाला जो ऑब्जेक्टिवाइड चीज है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? इंद्रियां किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, भावनाएं कैसे करती हैं, और तब वो हमारा जो अंदर का ज्ञान है वो हमारी एक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर सक्रिय हो जाता है। ये क्या प्रक्रिया है? और यही बात अगर शिक्षा में करी जा सके, भाई कह रहे हैं और हम ये कहते भी हैं ज्ञान तो सारा आपके अंदर है, तो फिर ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है या कोई भी प्रक्रिया है कैसे करी जाए? क्योंकि कितनी सारी मूवीज हैं वो ये कह रही हाँ हमको तो आ गया, अभी ब्रेन के अंदर ही तो आप प्रयास करते हो सारा का सारा सीखने का। तो अगर ये मैकेनिज्म उसको ही दे दिया जाए तो ये लर्निंग की इतनी सारी जो है, कितनी विद्याएं, कितनी आप परेशान होके मशक्कत लगा के आप थोड़ी सी सीख पाते हो। अगर कोई इस तरीके का हो तो विज्ञान के अपने सोच के तरीके हैं, वो भी ये इस तरीके से सोचती है भी इतना लंबा समय, इसकी बजाय तो जीन्स में अंतर कर दो। हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान आपके अंदर है, तो उसको बाहर किस तरीके से लेके आया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या हो। और विज्ञान ये काम करता है तो कितनी दूर तक जा सकता है? क्या वो अंतर्निहित आपकी जो वास्तव में ज्ञान है उन लेयर्स तक जा सकता है, या वो कौन सी वाली लेयर्स खोल सकता है? जैसे श्री अरविंद ने कहा हिप्नोटिज्म से ये ऐसी लेयर्स खोल रहे हैं आपकी सबकॉन्शियस की, इनको पता नहीं है, और ये एक ऐसी चीज खोल के रख देंगे जो इनके बस में नहीं आ सकती। तो ऐसों के साथ जब किया जाता है, उनका सबकॉन्शियस खोल दिया जाता है, कभी भी वो सामान्य जीवन में अगर आप में दृष्टि है तो आप ये देखेंगे रे ये तो डिसेंट व्यक्ति ही नहीं रहा, इसका बैलेंस गड़बड़ा गया और इसके अंदर दूसरी चीजें आनी शुरू हो गई। तो जगत को हम किस तरीके से देखते हैं, भी ज्ञान का मतलब क्या है, हम इस सारे का बनाते क्या हैं? एक की रिपोर्टिंग ये है, दूसरे की रिपोर्टिंग इस तरीके की है। इसके अंदर भी अभी पढ़ते पढ़ते जब नेसेसरी हमारे अंदर ग्रूव्स बन जाते हैं, उसी चीज को हम पढ़ते हैं, उस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, कितना अंतर आ जाता है। और वास्तव में देखें तो बदला क्या, क्या बदला होगा? सावित्री में जैसे वो उठ के चल दिए, वो आए और सावित्री की सारी साधना हो गई, उठ के अगर गई, सामान्य दृष्टिकोण को वैसे क्या लगा होगा उसमें? बाहरी अगर कोई दृष्टिकोण होता
कोई कहता सुबह आए थे, शाम को उठ के अपने थोड़ा सा लेट हो गई, रात ढल गई थी, तब दोनों अपने घर चले गए। ये जनरली आती नहीं थी इसके साथ, आज ये आ गई थी सत्यवान के साथ। और बीच के अंदर पता नहीं उसके क्या हुआ, वो 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी रहा होगा, वो बेहोशी की हालत के अंदर था। भाई गर्मी में हो जाता है। अगर आप बाहरी तरीके से इस पूरे का वर्णन करेंगे, सोचिए इस घटना को कहाँ रिड्यूस करेंगे। हम अगर आंख से उसके विटनेस होते, तो जो अश्वपति की साधना है वो कितनी हमारे लिए मायने रख सकती है, जबकि श्री अरविंद के अंदर ये 2 साधनाएं, जो सावित्री की रही और अश्वपति की रही, कैसे वो असेंड करता है सारी चीजें। तो श्री अरविंद ने तो एक मौका लिया है इसके अंदर कि कैसे सारी चीजें ये हैं, लोक पे लोकों की श्रृंखला किस तरीके से है, और ये कैसे उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाई, और आगे का भविष्य क्या होगा, ये उसको अपने अंतर्दर्शन में पता चल गया, जिसमें आगे का सारा भविष्य है उन्होंने लिख दिया। माँ कह रही है कि भाई तुम मेरे से प्रश्न करते हो, श्री अरविंद तो लिख के चले गए उसके अंदर, एक ही इंस्पिरेशन के अंदर उन्होंने पूरा भविष्य बता दिया। अब आपकी विषयाश्रित बुद्धि है, उसके दृष्टिकोण से इसको देखो। वो कहते ठीक है भाई, साहित्य के अंदर कौन सा साहित्य ऐसा है जिसमें नहीं है ऐसी बातें, ये आदर्शात्मक है। और अगर एकदम इंद्रियबद्ध बुद्धि है, तो वो कहते भाई ठीक है भाई, चले गए ये, मतलब इसमें ऐसी क्या बातें कर रहे हो आप। हाँ, थोड़ा सा चमत्कार इसके अंदर अगर कहो तो ये है, उनकी आंखें आ गई, उनका जो गया हुआ राज्य था वो आ गया। तो सुबह तो दरिद्र अवस्था के अंदर थे, शाम को जो है वो एकदम वहां आए उनको ढूंढते हुए। तो ये भी एक हम कह सकते हैं, इसमें ये थोड़ा चमत्कार का अंग उसमें उन्होंने डाला है। इसमें हम इससे कर रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर का जो ज्ञान है और वो होता कहाँ से है। आप इसी चीज का, आप बड़े गहराई के अंदर हैं, उस भजन को आप 4 व्यक्ति सुन रहे हैं और चारों ही अपनी डीप मोमेंट के अंदर हैं, चारों अलग अलग चीज बनाते हैं, चारों को एक ही दर्शन हो सकता है, पर उससे बनाते क्या है वो। तो ये कौन सी चीज है वास्तव में जो ये इंटरेक्ट करती है आपके भीतर जो ज्ञान है। भाई ये कह रहे हैं कि सारी चीज बाहर और कोई दूसरी चीज नहीं है, जो आपका अपना प्रोजेक्शन है। और अपना का मतलब ये है कि आपका इंडिविजुअल सेल्फ है, आपका यूनिवर्सल सेल्फ है जिसमें सारी कॉस्मिसिटी आ गई, और आपका ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है। तो इसलिए आपके सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। भाई अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं, वो इस दृष्टिकोण से बोलते हैं कि बाहर कोई दूसरी चीज, आप उसके संपर्क में आ ही नहीं सकते। आप किसी भी तरीके से ध्यान में भी संपर्क में आएंगे, मतलब कोई ऐसी चेतना है जो कोई दूसरी चीज का साक्षित्व करती है, देखती है। जो देखती है उसको कह देते हैं हम चित्त, और जिसका करती है उसको हम कह देते हैं सत। तो इसका विवेचन श्री अरविंद ने, बड़े लंबे चैप्टर्स हैं बाद में इसके, जिसमें सत और चित एक ही है। यदि कोई चीज है तो ये कौन रिपोर्ट करता है, मतलब उसके अंदर अपनी खुद की साक्षित्व की चेतना है भी, और साक्षित्व की चेतना है, मेरे आंखें हैं, सामने कोई चीज है नहीं, का क्या मतलब हुआ, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका फंडामेंटली कोई अर्थ नहीं है कि आपके देखने वाली चेतना है, सामने कोई चीज नहीं है, और सामने चीज और देखने वाली चेतना नहीं है। यही बात अपन ने गीता में विवेचन करी थी कि पुरुष और प्रकृति, और ये किस तरीके से सारा जो सांख्य योग वर्णन करता है इसका, कि इस तरीके से बना है। और सारी पद्धतियां मानती है कि हाँ, जहां तक कैलकुलेशन की बात है, एनिमुलेशन की बात है, बिल्कुल ठीक है। सांख्यिकी की जहां तक बात है ना, वहां तक तो इनका ठीक है। हाँ, इससे बनाते क्या क्या निर्णय है, इसमें हमको थोड़ा सा कंटिन्यूअस अपनी चेतना को इसके ऊपर प्रेस, अंदर से प्रेशराइज करना चाहिए। कि ये तो हमारी संस्कृति में बार बार कहा जाता है कि ज्ञान आपके अंदर है। तो फिर हम ये जो बाहर सारी चीजें देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं सारों का, उससे हमको क्या मिलता है। कि माँ की जो वाणियां हैं जगह जगह इस विषय में, पहले तो हम उनको फिर एक एक कड़ी को फिर देखेंगे, वो जुड़ती किस तरीके से हैं, फिर उससे क्या हम किसी रेजोल्यूशन के ऊपर आ सकते हैं, या उनके मंथन से कुछ बेटर इस प्रपोजिशन में होंगे कि हम इनको कुछ बेटर समझ पाए। कि जैसे माँ कह रही है
कि अंतरात्मा आती है और हर एक जन्मों के क्रम से वो कुछ अनुभव ग्रहण करती है। जितने ही अनुभव ग्रहण करती है, मृत्यु के बाद में उसको आत्मसात करने में उसको उतना ही समय लगता है। वैसे ही जैसे आप बाजार गए, आप थोड़ा सा सौदा लेके आए, अब वो तो कंज्यूम हो जाएगा। उतने ही जल्दी समय आपको दोबारा अगर कोई नया सौदा चाहिए तो आपको फिर जाना पड़ेगा। वही आप एक साथ इतना सारा परचेजिंग करके ले आए, आप काफी लंबे समय का आपका पूरा स्टॉक लिया है कि मैं तो 1 महीने का स्टॉक लेके आया हूँ। तो उतना ही आपको उसको आत्मसात करने के अंदर, उसको पूरा अनफोल्ड करने में, काम में लेने में समय लगेगा। तो उतने ही समय बाद जाती है वो अंतरात्मा, धीरे धीरे ये विकसित होती है। फिर सावित्री के अंदर ये वर्णन है कि जो अंगूठे के बराबर प्रेजेंस है आपकी, वो अपने जो फाइंडिंग ऑफ द सोल है, उसमें ये है कि वो धीरे धीरे, उसका पूरा वर्णन है कैसे वो गुफा के अंदर से फिर बाद के अंदर वो आपके इस तरीके की ये अंदर जा रही है, भीतर जा रही है, उसमें ये चीजें आती हैं। उसी क्रम में उसको फिर वो तीनों देवियां मिलना है और है, वो सारी मिलती है। मेडोना ऑफ माइट है, लव है, कंपैशन है, ये सारी उसको मिलती है। तो ये भी उसके अंदर है। तो ये सारी चीजें अपन इनको कहाँ रखें, क्या रख पाएंगे, या फिर कुछ एटलीस्ट हमारी जो आज सोच समझ है उससे कुछ हम बेटर पोजीशन में तो होना चाहिए इस सारे मंथन से। ये कहीं ना कहीं हम सब ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है इसके विषय में, पर ये है कि इसको सारे को रख के, और अगर ज्ञान अंदर है और हमारे अंदर भी है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उस कैसे लेके आए उसको, उसके लिए एक्टिवली क्या करें अब। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। वैज्ञानिक नीचे से शुरू करता है हाँ। और यदि चढ़ सके तो शीर्ष तक चढ़ता है। योगी शीर्ष से आरंभ करता है और पूर्ण प्रमाण के लिए नीचे तक उतरता है। हाँ, पर इनके शीर्ष में अंतर है। हाँ, इनके शीर्ष में वैसे ही अंतर आ जाता है जैसे भारतीय और पाश्चात्य कला के अंदर। वो हमने पहले भी विवेचन किया था श्री अरविंद ने, कि उसके हेतु जो हैं, सपोज ये 1 2 3 4 के क्रम में है, तो जो पाश्चात्य कला है वो 1 2 3 3 तो उसकी पराकाष्ठा है, और वो भी क्योंकि बाहरी रूप से बंधी होती है, तो 3 के अंदर भी उसके अपने तौर तरीके होते हैं। जबकि भारतीय कला जो है वो 1 और 2 को तो बिल्कुल उपेक्षित कर देती है, उसको कोई रूप से कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई अंतर्दर्शन है, उसके लिए जो जैसी चीजें हैं, तो वो शुरुआत ही 3 और 4 से, 2 को तो वो लोवेस्ट के रूप में लेती है। और उसको भी भाई, जैसे श्री अरविंद किसी रोग, अपने कोई भक्त है उसके रोग के विषय में जिस तरीके से काम करेंगे, कर रहे शरीर के ऊपर ही हैं, और एक डॉक्टर भी शरीर के ऊपर काम कर रहा है, किस तरीके से उसी शरीर को वो लेने वाले हैं। तो वैसे ही इन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर ये कह दिया जाए कि वैज्ञानिक नीचे से शुरू करता है शीर्ष तक चढ़ जाता है, ऐसा कर नहीं सकते। हाँ, उसका जो शीर्ष है वहां तक वो प्रयास करता है, वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष है, उससे अनुमान के ऊपर जाता है, अनुमान से फिर बाद में उसके जो बनाता है वो अपने तरीके से बनाता है, उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है कंप्लीट स्कीम के अंदर। पर योगी शीर्ष से आरंभ करता है और पूर्ण प्रमाण के लिए नीचे तक उतरता है। उसको इंद्रियां ये कह रही है इसलिए मैं इसको प्रमाणित करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी बात को प्रमाणित की, हाँ ये तो बिल्कुल सिद्ध है, मेरे को ये अंतर्दर्शन हुआ, माँ को विजन ये दिख गया, मातृ मंदिर, ओरोविल उनको पूरा नजर आ गया होगा। अब वो ये कहे प्रमाण के लिए, दूसरे तो ये कह रहे हैं संभव नहीं है ऐसा। जो सारे आर्किटेक्ट जो टॉप मोस्ट थे वो ये कह रहे हैं जी ऐसी ऐसा स्ट्रक्चर तो संभव नहीं है। उन्होंने कहा संभव असंभव तो तब हो जब ये कोई कल्पना या कंसेप्शन के स्तर के ऊपर हो, मैंने तो देखा है ये। भैया आपने कोई चीज देखी है, आप किसी को जाके कहो कि मेरे को इस तरीके की चीज चाहिए, दूसरा कहता है ये तो नहीं हो सकती। आपको सकती मतलब देख के आया हूं, ये देखो फोटो इसकी। तो इसलिए
जब आप ज्ञान की बातें करते हैं, आप वैज्ञानिक नहीं हैं, आप साधक हैं। ठीक है? इसलिए जब आप ज्ञान की बात करते हैं, तो आपको प्रक्रिया को समझना चाहिए। आप किसी चीज़ को आत्मपरक अनुभव, भाव से अनुभूत करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं और अपने अनुभव का अर्थ और वाक में गठन करते हैं, हाँ। जिनके संयोजन से विचार बनता है। हाँ, मतलब एक भाव आपको डीप डाउन आ गया। हुँ, भाव जो ये भाव हम कह रहे हैं, वो वाला भाव नहीं है। हुँ, इस शिक्षा के विषय में एक मूलभूत आपके ये है, भई ये फंडामेंटली आपको वो किसी मंथन के कारण आ सकता है। आप किस तरीके से वहाँ तक पहुँचते हैं, पर आपको ये एक मूल भाव आ गया कि जीवन के अंदर कोई अर्थ नहीं है, माँ के सिवा। हुँ, अब किसी चीज़ को आत्मपरक अनुभव, आपको एक सब्जेक्टिव उसका अनुभव हो गया। उससे अनुभूत आपने कर लिया ये, कि अरे ये तो फंडामेंटल बात है। माँ के पास गए और एक क्षण के अंदर आपको लग गया कि मैं तो, चाहे कितने लोगों का हम ये पढ़ते हैं, कितनों का, ये तो अपनी वेबसाइट के ऊपर, आश्रम की वेबसाइट के ऊपर, फिर कुछ पब्लिकेशंस भी हैं, हाउ दे केम टू श्री अरबिंदो एंड दी मदर, और कितनी कितनी कहानियां भी हैं, कैसे आए वो। वही घटनाएं दूसरों के साथ भी घटी थी, वो नहीं आए। उनको किसी भाव ने, कोई आत्मपरक अनुभव है, वो अनुभूत करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और अनुभव का अर्थ और वाक में गठन करते हैं। मतलब अब धीरे धीरे वो नीचे के हिस्सों के अंदर परकोलेट करता है। अर्थ और वाक, वाणी अगर हम जैसे अभी बोल रहे हैं, इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं, मूल जो भाव है, भाई जैसे अभी हम ये कह रहे हैं कि सारा ज्ञान अंदर है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो जो बाहरी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव चीजों के अंदर से, इंटरेक्शन से हमारे अंदर आता है। वैसे ही हम जैसे अब ये अध्ययन कर रहे हैं, लेयर्स तो हमारी अपनी ही खुल रही है। इतने शब्द अगर किसी को कहे जाएं, तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे व्यक्ति। और हो सकता है किसी को तुरंत कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, और दूसरा कह देगा कैसे, ये तो बात समझ नहीं आ रही। तो कैसे ये सारी चीज वाक, वाणी के अंदर अर्थ को ग्रह लिए हुए, कोई भी वाणी है अर्थ और वाक में गठन करते हैं, जिनके संयोजन से विचार बनता है। तो अब विचार बनना उसका, आपके अगर डिसजॉइंटेड है, अगर आप कल्टीवेटेड नहीं है इसमें, तब तो फिर बाद में जिसको आप थॉट्स कहते हैं वो नहीं, वो तो रैंडम एक प्रक्रिया है, मैकेनिकली चलती रहती है, वो नहीं। पर आपके अगर कोई विचार बन रहे हैं किसी संबंध में, तो इसलिए कैसे हम सही विचार बना सकते हैं, एक प्योर आइडिया है, उससे फिर बाद में धीरे धीरे ये चीजें आती हैं, जिनके संयोजन से विचार बनता है। आप भौतिक या वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मतलब बाहरी हुँ, अनुभव द्वारा अपने अनुभव को जांचते या परखते हैं। अब ये उल्टा हो गया क्रम, आपको एक हुँ, डीप डाउन रियलाइजेशन है, और फिर आप अपने बाहरी चीजों से परख लेते हैं, हाँ भी बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो कितना मंथन, कितने प्रयास शिक्षा को लेके कितने कितने लोगों ने किए हैं, आध्यात्मिकता को लेके, सो कॉल्ड जिसको वो आध्यात्मिकता कहते हैं, कुछ तो यहां तक कहते हैं कि दोबारा अपने प्रकृति की ओर मुड़ जाओ, दोबारा अपन वहीं चलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं हम फिर वही गुरुकुल व्यवस्था, वही पेड़ों के नीचे बैठ के कुछ विद्यार्थी को वैसी शिखा रखते हैं, वैसा ये कर लेते हैं। कितने ऐसे भी प्रयास हैं, ये मूलभूत नहीं हो सकते। इसीलिए श्री अरविंद ने सारा जितना भी उनका कार्य है, जो इसके अंदर लाइफ डिवाइन में है, कि मानसिक स्तर पे जितनी भी मनुष्य के मन में समस्याएं उठ सकती हैं, अपनी अस्तित्व को लेके या विश्व के विषय में, सारी चीजों के विषय में क्या क्या डीपेस्ट हमारी समस्याएं उठ सकती हैं, उनका बौद्धिक स्तर के ऊपर, कि हम बुद्धि को और सूक्ष्म करते जाएं, उसके स्तर के ऊपर विवेचन और समाधान करने का प्रयास किया जाए, तो ये है भाई। तो उन्होंने सारी चीजें की, ये पेन क्यों, सफरिंग क्यों, इग्नोरेंस क्यों, ये ऐसी इस तरीके की ड्यूअलिटी क्यों, रिलीजन क्यों, साइंस का काम क्या। अब समस्या इसके अंदर क्या आती है,
कि हमारा मंथन बड़ा नाकाफ़ी है। किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से और उसको भी सूक्ष्म करके जाने की आदत है नहीं। ये तैयारी न शिक्षा से हुई हमारी, और जिस तरीके का वातावरण है, उस पे फ़ोकस हम करते नहीं। वाइटल है उसकी कितनी-कितनी सारी चीज़ें हैं, वो फ़ोकस करने देती नहीं। तो इसलिए हमारे एक्चुअल में समझ में नहीं आती। बाकी उसमें सारे जो उत्तर उन्होंने दिए हैं बुद्धि के स्तर के ऊपर, कि अगर कोई इन चीज़ों को, इन समस्याओं को इस दृष्टिकोण से देखे, मतलब कितना वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने पूरा आधार दिया। इवन सीक्रेट ऑफ वेद में उन्होंने कहा भी मैंने इस तरीके से फॉलो किया है। मैं नहीं कहता कि मेरी पद्धति प्रामाणिक है, पर हाँ, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इसके माध्यम से ये वेद के ऊपर और प्रकाश डालती है, तो कम से कम और जो वर्जन्स अवेलेबल है उसके अंदर इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। मतलब ये सोचिए आप, कितनी ह्यूमिलिटी है इस चीज के अंदर। पूरे आधार उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने इसका पहले तो पौराणिक आधार है, सबसे पहले तो फिलोलॉजी के ऊपर, भाषा विज्ञान के ऊपर मैंने इसको ढाला है कि क्या भाषा ऐसे कहती है। जबकि मैक्स म्यूलर है उस, वो तो उन्होंने तो जानबूझ के इसको गड़बड़ किया। पर अगर सायण की बात करें, तो उन्होंने एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ ले रखा है। पर अब श्री अरविंद ने शुरू कहां से किया इसको? उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे को कुछ ऐसी देवियों के दर्शन हुए जिनका वर्णन मैंने पुराणों के अंदर देखा, वहां पाया नहीं। तो मेरे को ये लगा भी ये बात क्या है। और प्रचलन के अंदर पहले ये था कि वेद जो है वो पोंगापंथी है। तब किसी ने ये कहा कि भी आप वेद के अंदर देखिए कि आपको जो ये वर्णन मिल रहे हैं, या ये देवियों के या इस तरीके के आपको दर्शन हो रहे हैं, उनका वर्णन इसमें मिल सकता है। अब उन्होंने पहले एक भाव, एक अनुभव, एक साक्षात्कार, एक रेवलेशन पहले हुआ। अब इसके आधार पे वो चीज़ों को देख रहे हैं। भाई मेरे पहले आँख है तब मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। आँख है ही नहीं और मैं चीज़ें देखते-देखते आँख डेवलप कर लूँ, भई ये तो कम समझ में आती है। तो वास्तव में आपको अनुभव है और फिर आप चीज़ों को यथास्थान रखते हैं। ये योगी का तरीका है। पर ये कह रहे हैं जी आप साधक हैं, आप योगी नहीं हैं। तो आपको उसके क्रम को भी जानना चाहिए और उसके स्रोत को भी जानना चाहिए। पर इसके अंदर साइंटिस्ट क्या कहता है, नहीं मैं ऊपर वाली चीज को अगर देखूंगा, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहता है यदि मेरे को जगत दिखेगा ही नहीं, तो फिर मैं फिलैंथ्रोपी करूंगा किसकी? तो यदि ये आग्रह आपके है, तब तो आप ऊपर से शुरू नहीं कर सकते। पर ये आग्रह आप छोड़ते हैं और पहले तटस्थ तरीके से चीजों को देखते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया क्या है। सावित्री पढ़ रहे हैं या माँ का अध्ययन कर रहे हैं, कौन सी चीज है जो आपको आकृष्ट करती है, कौन से के फ्रेमवर्क में आप रखते हैं, ज्ञान आता कहाँ से है, हम उसी की बात कर रहे हैं। और इसकी और बहुत सारी चीजें हैं मैंने नोट करके रखी हैं माँ की, श्री अरविंद की। वो पढ़ेंगे तो हमको एक बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। उदाहरण के लिए अब ये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे आगे। उदाहरण के लिए आपने एक आदमी देखा, आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है, वह क्या सोचता है और क्या करता है। वैज्ञानिक या भौतिक मनुष्य यह जानने की क्रिया कैसे करता है? वह आदमी को ध्यान से देखता है, वह क्या कहता है, उसकी बातचीत और चेहरे के हाव भाव क्या हैं, उसकी क्रियाएं क्या हैं, वह किस तरह के लोगों के साथ रहता है, आदि चीजों पर वह गौर करता है। यह सब वस्तुनिष्ठ अर्थात बाहरी है। फिर वह अपने वस्तुगत अनुभव से तर्क करता है। वह कहता है, आदमी यह या वह कहता है इसलिए अवश्य वह ऐसा ऐसा सोचता है, या उसका अमुक अमुक प्रकार का चरित्र होना चाहिए, उसकी क्रियाएं वही दिखाती हैं, उसका चेहरा वही दिखाता है, और इसी प्रकार वह तर्क करता चला जाता है। यदि उसे सभी आवश्यक तथ्य नहीं मिलते, तो वह उन्हें अपनी कल्पना से या अपनी स्मृति से भर देता है। यही दूसरे लोगों का या उसका स्वयं का या मानव जीवन का अनुभव होता है, जैसा कि वह किताबों में पढ़ा जाता है या अन्य लोगों से सुना जाता है। नहीं सुना नहीं, इसके अंदर तो आपका रेशियल इम्प्रेशन भी है ना। हाँ, रेशन प्रेशन भी है। आपका जातिगत जो इम्प्रेशन है वो सारी चीजें भी काम करती है। हम्म। मतलब इसके अंदर इतना
ये क्लियर कट, बट हाँ ठीक है, एटलीस्ट हमको ये तो पता चलता है कि भी हाँ ऐसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, पर इसके अंदर बहुत बहुत फैक्टर्स हैं। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। वैसे तुरंत आप देख लेंगे तामसिक व्यक्ति है, उसको आप जैसे ही किसी नई एक्टिविटी की बात कहेंगे वो कह रहे मेरे से तो पहले वाले का ही बोझ पूरा नहीं हो रहा। राजसिक व्यक्ति है, वो तो कोशिश ही करेगा, नया विचार आया वो तुरंत उसको लपक लेगा और वो तुरंत उसके अंदर लग जाएगा। और सात्विक व्यक्ति तुरंत उसके पीछे की चीजें देख के ये कहेगा नहीं नहीं ये ठीक है या गलत है, या इसमें कितना अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उसके अंदर क्षत्रिय है अलग तरीके से लेगा चीजों को, मतलब चारों वर्ण अलग तरीके से लेंगे, पुरुषार्थ उनके अलग हैं तो वो चारों अलग तरीके से लेंगे, आश्रम उनके अलग अलग। बच्चे को आप वो चीज बताओ वो अलग तरीके से लेने वाला है उस चीज को। गृहस्थ को वही एक चीज बताओगे तो जो एक सन्यासी जिस तरीके के निर्णय के ऊपर आएगा जितने कठोर तरीके से, वैसे ही एक परिवार वाला व्यक्ति अरे आप समझते नहीं इस चीज को, वो ये कहेगा आपके परिवार नहीं है इसलिए आप ये चीज समझते नहीं। तो उसको चीजों को देखने का तालमेल का तरीका चेंज हो जाएगा, आप ये देखेंगे। और वही वानप्रस्थी है, वो चीजों को किस तरीके से देखेगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और मोक्ष वाला व्यक्ति है वो कह देगा यार इस ये बिल्कुल वो तुरंत चीज के ऊपर चला जाएगा और वो अंत तक देख लेगा कि इस प्रक्रिया का क्या परिणाम है। तो ये सारी चीजें आप कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें तो आपको बहुत ज्यादा मायने करती हैं। अब इससे कैसे छूटा जाए बड़ा मुश्किल है। हम अगर शुद्ध से शुद्ध अवस्था में भी हों तो भी वास्तव में माँ हमसे क्या चाहती हैं, कि वो कैसे देखना चाहती हैं हमारे द्वारा, वो तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो प्रेजेंस है भी हम वास्तव में जो हैं, कहने का मतलब मूल रूप से उसी के ऊपर ऑपरेट करना, हम क्या हैं। तो वही जीवन का लक्ष्य हो गया, मैं वास्तव में क्या हूं। भी मैं सच्चा सुख, इंफॉर्मेशन, ज्ञान कुछ भी प्राप्त करनी है, मेरे को सच्चा सुख तब मिल सकता है जो मैं हूं वो बन जाऊं और उसी तरीके से जगत को देखूं। अदरवाइज तो सारी चीज फिर बाद में कम या ज्यादा रूप में मिथ्या है और वो कभी सच्चा सुख दे नहीं सकती। तो अल्टीमेट तो फिर वहीं जाके सारी चीजें जुड़ जाती हैं। आगे वह देखता है, वह अवलोकन करता है, भेद करता है, तुलना करता है, निष्कर्ष निकालता है, अनुमान लगाता है, कल्पना करता है, याद रखता है और इस संयुक्त परिणाम को वह तर्क, ज्ञान, तथ्य कहता है। वास्तव में तो वह एक संभाव्यता पर पहुंचा होता है, क्योंकि उसके लिए सुनिश्चित करना असंभव है कि उसके निष्कर्ष सही हैं या उसके विचार में वास्तव में कुछ भी सही है, सिवाय उसके वास्तविक अवलोकन, उसके आँख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद के अनुभवों को छोड़कर। हाँ भाई, ये तो मैंने टेस्ट किया है, हुँ, ये तो मैंने आंख से देखा है। हुँ, तो जो जितना ही स्थूल व्यक्ति है वो कभी देखा तो है आंख से, कान हुँ, से सुना है। हुँ, पर भाई ये तो हम समझ ही रहे हैं कि जितना ही हम ये कहें मैंने कान, आंख, नाक, स्पर्श, इससे इससे ही हुँ, अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो आप अभी तो साहित्य है, कला है, संगीत है, इन्हीं और आपके जीवन की जो डीपर लेयर्स है उस पे ही नहीं गए। और इन पे हुँ, भी आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा भी आप बनाते हो तो एक संभाव्यता तक, एक प्रोबेबिलिटी तक पहुंचते हो, आप कोई निश्चितता तक नहीं पहुंचते। हुँ, और रेवलेशन जब हो जाता है तब आप बिल्कुल सुनिश्चित होते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी फेथ, और इसके अंदर हमने यही तो पढ़ा था हुँ, कि फेथ को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बिलीफ जो है उसको जरूरत है आपके और चीजों से सपोर्ट करने की। हुँ, ये हुँ, तो क्लियर पढ़ाई था हमने। हाँ, भाई माँ का काम होगा, वो जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो हो जाएगा, पर आज आप कह रहे हो मैं तो दिव्य जीवन के लिए लगा हुआ हूँ, तो ये तो फेथ के आधार पे चलोगे। इसीलिए फेथ कोई, और फेथ का मतलब ये नहीं कि मैं ठीक है हठ धर्मिता, फेथ कोई हठ धर्मिता नहीं है। इसीलिए फेथ वाली अपनी पुस्तक शुरू ही इससे करती है कि आपकी आत्मा को या किसी न किसी भाग को साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। कोलंबस चलता है तो किसी न किसी चीज के आधार पे चलता है और दूसरे डगमगा रहे हैं। दूसरे ये कह रहे हैं अरे जाओगे तो आगे वहां ये समुद्र जो है गिर जाओगे आप। पहले तो ये नहीं था ना कि भी फ्लैट है एज इफ, पहले ये लगता था कि उनको हम, जैसे आप किसी छत के ऊपर आपने कुछ बना रखा है
अगर उससे एक सीमा से बाहर जाओगे तो उससे नीचे गिर जाओगे। वैसी पृथ्वी के ऊपर उनको ये नहीं पता कि क्या इसका पूरे का स्ट्रक्चर है। तो समुद्र के ऊपर यात्रा करते करते आप एक सीमा से आगे जाओगे तो इससे धरती से बाहर गिर जाओगे, पता नहीं क्या होगा। तो इतने भयभीत थे कि कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था। तो सबसे पहले उसको फिर बाद में जबरदस्ती कैदियों को पकड़ के उसके ऊपर डाला, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट था या जिसको कोई फांसी की सजा हो रखी थी। उन्होंने कहा साहब फांसी की सजा यहाँ दे दो, ले जाके क्यों मार रहे हो। तो जितनी भी सारी चीजें हुई हैं वो इन निष्कर्षों या इन संभाव्यता के, भाई ये तो आप देख ही सकते हो, जितनी भी क्रांतियां हैं जो एक्चुअल में काम हुए हैं वो इसी आधार पे हुआ है। तो आज हम भी जिस आधार के ऊपर चल रहे हैं, भी सुप्रामेंटल आएगा नहीं आएगा, हमारा काम तो ये है कि भी माँ की वाणी हमारे लिए तो सर्वोपरि है। और वो क्यों है, वो क्यों का आधार छोड़िए, और अगर क्यों का भी विवेचन करें तो वो आप पाएंगे कि ये मेरी ही डीपेस्ट वाणी है। अगर आप सही दृष्टिकोण से इसका विवेचन करेंगे, भाई गुरु की वाणी अल्टीमेट है, क्यों, ये तो मेरी ही अपनी आत्मा की वाणी है। ये कोई आर्बिट्रेरी कोई मानसिक चीज से नहीं है। जब इस आधार पे शुरू करते हैं तो आपके जीवन का सारा स्वरूप बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति जीवन में कुछ स्थापित कर पाते हैं, कुछ कुछ कर पाते हैं। आंख कान नाक के स्पर्श को छोड़ के उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता। अगर आप देखें तो कुछ नहीं होता उसके पास। और इसके आधार पे बनता क्या है, मैंने आंखों से देख लिया, तो एक पशु ने भी देख लिया, क्या कर लेगा वो उसका। अगर आपके पास इनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को कैसे, मैं इनका क्या करता हूं, अगर वो इंटेलिजेंस नहीं है, क्या कर लोगे आप। कान बहुत तेज है, बहुत शार्प है। इनफैक्ट कई लोगों में तो इतनी इतनी टैलेंट की चीजें हम देखते हैं आजकल, पर थोड़ा सा भी किसी के टेस्ट हो के करें क्या पर इसका। पर ठीक है, तेरे ये ट्रिक है तेरे अंदर, और जिसके अंदर आप वास्तव में देखो भी इसमें कोई ट्रिक व्रिक की बात नहीं है, बड़ा सिंसियर व्यक्ति आपके पास है, उसके नजदीकी से आप जितना सुख पा सकते हैं, जिसमें बड़ी ट्रिक है, जिसमें ये है आपके यार इसके पास बैठने से, अगर आप में थोड़ी सी भी डिसेंसी है या आप में थोड़ी इस चीज के प्रति ग्राह्यता है, तो आप कह देंगे अरे इस व्यक्ति का जो नजदीकी है वो ज्यादा मेरे को सुख देती है, जबकि इसमें इस तरीके का कोई चमत्कार या कोई इस तरीके की चीज नहीं है। तो उसके लिए कुछ भी सत्य नहीं होता सिवाय उसके जो वह अपनी इंद्रियों से देखता है और जो उसके इंद्रियगत अनुभवों से मेल खाता है। और ऐसा व्यक्ति कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता जो नाक की सीध में देखता है। व्यापार के अंदर भी आप नए आयाम तब खोलते हो जब थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो आप में। जब आप ये देखते हो कि हवा इस तरीके की चल रही है, भी स्ट्रेटेजिस्ट और क्या होता है, वो देखता है कि इस तरीके की चीजें हैं, आप इस तरीके से उसको अपने तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। तो भौतिक चीजों में भी आप ये देखते हैं कि एकदम ही इंद्रियों के माध्यम से आप देखते हैं तो भी क्या कर पाते हैं आप उसका। विज्ञान भी इंद्रियों से पीछे की उसके सूक्ष्म जो चीजें हैं उनके ऊपर क्रिया करके कितना पोटेंट तरीके से काम कर पाता है, जो सामान्य तरीके से खाली इंद्रियबद्ध तरीके से हम नहीं कर पाते। तो वैसे ही जीवन के अंदर जो भी कुछ करता है, व्यापार के अंदर भी मैं कह रहा हूँ, और उसमें भी वो ये देखता है भाई इंद्रियों के माध्यम से तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करते हैं हम इंद्रियों के माध्यम से, अगर कल्पना न हो तो आप मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। भाई अगर कल्पना जिसमें नहीं है थोड़ी बहुत भी, आध्यात्मिक की और उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अगर कल्पना नहीं है तो वो तो बिल्कुल नीरा पशु है कि वो अगर देख ही नहीं पाता, 2 कदम जो चल रहा उससे आगे की भूमि नहीं देख पाता, तो फिर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य में तो कल्पना होनी चाहिए आगे का विजुअलाइज करने की। हाँ, मैं अपने जीवन को विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। मनुष्य को कौन सी चीज मनुष्य बनाती है पशु से अलग, कि वो अपने कर्मों को देख पाता है तटस्थ रूप से। पर खाली इंद्रियों से कोई बद्ध अगर व्यक्ति है जो ये नहीं देख रहा कि अरे मैं इतना रात दिन पिस रहा हूं, और मैं कह रहा हूं किसके लिए, भाई रोजी रोटी के लिए, तो रोजी रोटी तो इससे तो नहीं हो रही तेरी, ये मंथन कोई नहीं कर रहा। जिस भाव पे तू ये सारे काम कर रहा है वो करने चाहिए, और अगर वो तेरे पास है भी तो फिर अब क्यों नहीं रोक रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि खाली इंद्रियबद्ध तरीके से आप करते हैं तो ये नहीं हो सकता। आप में कल्पना है, विजुअलाइजेशन है, तटस्थ तरीके से अपने जीवन के ऊपर दृष्टिपात करना है,
ये मिनिमम चीजें हैं जो आपको मनुष्य बनाती हैं। ये तो होना ही चाहिए, ये मंथन होना ही चाहिए। ये हमने माँ के उसमें एक पढ़ा था, आपको तो ध्यान होगा, जब माँ ने ये चर्चा करी कि कॉन्वर्सेशन विथ ए मटेरियलिस्ट, अपन ने पढ़ा था ना वो, कि जड़वादी भौतिकवादी के साथ उनका एक, कि मैं खुद ही बैठी अपने आप से कि मैं किसी से ऐसे संवाद कर रही हूँ। तेरे को तो ध्यान होगा दीपक, अपन ने पढ़ा था ये हाँ। माता जी का, हुँ, कि अगर जड़वादी के हिसाब से भी देखा जाए तो हुँ। मैं डिफीट को स्वीकार नहीं करूंगी, इसके अंत तक जाना स्वीकार करूंगी। कि अगर जड़वादी ये कहता है कि जो, अगर मैं विकास क्रम को मानता हूं, वो आप पढ़िए, वो देखिए, तो यदि हम इंद्रियों की क्रिया से भी, अगर हम कहें जड़ तत्व से भी हम बद्ध हैं, तो भी हम ये देख रहे हैं कि जड़ तत्व भी तो किस तरीके का प्रोग्रेशन चल रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए भाई? इंद्रियों के माध्यम से भी आप देखते हो, पर निर्णय कौन सी चीज करती है, हमको करना क्या चाहिए? तो इसलिए माँ कह रही है कि हाँ, इस संवाद के अंदर भी मैंने एक रेजोल्यूशन, मेरे तरीके से मैंने ये समाधान कर लिया। ये अगर जड़वादी अपने बेस्ट से बेस्ट तर्क देता है, तो मेरे तर्क उसके विपरीत ये वाले हैं। ये आप फिर पढ़ सकते हो, बड़ा सुंदर है वो। मुश्किल है, सूक्ष्म है वो थोड़ा, क्योंकि जनरली हम इस तरीके से देखते नहीं चीजों को। तो मेल खाता है, जो उसके इंद्रियगत अनुभवों से मेल खाता है। आगे, अब योगी क्या करता है? अब योगी क्या करता है? वह तो बस अपने आप को स्वयं उस वस्तु के साथ संपर्क में रख देता है। हम्म, उसके नाम, रूप या गुण के साथ नहीं, अपितु उसके स्वयं के साथ। हो सकता है कि उसने कभी रूप नहीं देखा होगा, नाम नहीं सुना होगा या गुण का अनुभव नहीं किया होगा, पर फिर भी वह उस वस्तु को जान सकता है, क्योंकि वह स्वयं वह वस्तु होती है और यह व्यक्ति में स्वयं में और उसके साथ एक होती है। अर्थात मनुष्य में जो महाकारण है, उसमें होती है। बिल्कुल यही बात है। इसलिए हम ये कहें, अरे ये, इससे मैंने प्रश्न किए कि आप आश्रम में क्यों हो, ये बता ही नहीं पा रहा। अरे क्या जरूरी है वो फॉर्मुलेट कर पाए नहीं कर पाए? जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं एक बस्ती के अंदर गया था, मछुआरों की बस्ती के अंदर, और जो वेदांत के जो सूत्र हैं उनको हर एक जने को इतने गहराई तक, और सारे इसके अंदर की, हम दिन के अंदर काम करके आते हैं और रात को हमारा एक हेड मछुआरा है, वो आप आके हमको बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है। वो बता रहे हैं कैसे उन्होंने एक नाटक का मंचन किया, जिसके अंदर बड़े हम्बल तरीके से, कि फटा हुआ सा शामियाना, लालटेन की रोशनी, जिसके अंदर उन्होंने एक नाटक खेला, जिसमें एक व्यक्ति एक प्रवेश कर रहा है वृंदावन के अंदर, पर द्वारपाल उसको रोक लेता है, ये कह के कि तू चोर है। व्यक्ति कहता है मैंने क्या चोरी करी, मैंने तो कोई चोरी नहीं करी। तो उसकी तलाशी ली गई, तलाशी ली गई तो उसके पास एक सामान निकला। वो सामान वो था जिसको वो कह रहा था ये मेरा स्वय है, ये मैं हूं। उसको वो वहां वृंदावन में प्रवेश करवाना चाह रहा था, जबकि वहां स्वय का प्रवेश नहीं है। जिसको आप लोअर सेल्फ कहते हैं, उसका वहां प्रवेश नहीं है। तो उसको फिर बाद में चोर घोषित किया, और उसकी वो जो बिलोंगिंग थी, कि भी जब तक आपके ये बिलोंगिंग है, ये आपकी नहीं है। तो वो उसके अंदर बता रहे हैं कि उनको ये नहीं पता ये क्या, वो इतना डीपली इमर्स्ड होके वो सारी चीज, और उनका पूरा जीवन में उनका ये प्रयास, आहा कितनी बढ़िया चीज है, वाह। और देर रात शुरू हुआ और सुबह तड़के तक वो चल रहा था उनका नाटक, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें, हालांकि कोई साजो सज्जा कुछ नहीं, वाद्य कुछ नहीं, कितना गहरा सत्य। अब ये आपको अगर एक छोटा सा एक कथानक दे दिया जाए, मतलब ये उनका प्रेसिडेंशियल स्पीच है, जो महाधर्म सभा होती थी, होती है अभी भी, हुँ, उसके अंदर, और अपनी जो मदर इंडिया है उसके अंदर छपा हुआ है ये, और इसके अंदर अपनी जो इंडियन कल्चर है इसमें अपन ने लिया है ये। अब बताओ, अगर आप वास्तव में डीप डाउन इसको महसूस करते हैं, जीवन का सारा दृष्टिकोण बदल जाता है इसमें। और हम कोशिश ही, वो जो एक गट्ठर है,
जिसको हम बिलोंगिंग मान बैठते हैं, उसको फोर्टिफाई करने का रहता है, उसको बढ़ाने का रहता है किसी भी तरीके से। कोई अगर थोड़ा सा सेंसिबल है तो वो अपनी बाहरी चीजों के ऊपर, अरे यार ये धन संपदा इतनी इकट्ठी करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, पर हाँ मैं, मेरा सोच, मेरा समझ, गट्ठर तो वो वैसा का वैसा ही है, भर तो वैसा का वैसा ही रहे हो, उस गट्ठर को लेके उसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। अब कौन सा साइंस है जो आपको इसका, कौन बता देगा इसको? जैसे वेदों की ऋचाओं का जो विवेचन है, एक तो श्री अरविंद ने किया है भाई, इसके अंदर जितना भी साइकोलॉजिकल उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन किया है एक एक चीज का, वही उन्होंने कहा देखो अब ये घी से डूबे हुए जो ये बता रहे हैं घोड़े हैं, तो उन्होंने कहा भी हाँ ये ऐसा है कि वो इतनी तेज दौड़ रहे थे घोड़े कि उनसे घी टपक रहा था। और ये इसको सायण ये कहता है कि जब ये दौड़ते हैं ना, तब इसी के कारण बारिश हो जाती है, इसी को वो इंद्र के घोड़े कहते हैं, पर वो थक गए। श्री अरविंद बिल्कुल दूसरी आपकी साइकोलॉजिकल क्या स्थिति है, आपकी जब वाइटल पावर बिल्कुल माँ से जुड़ी हुई है, जब वो जाती है तो उसमें लाइट बिखरती है, वो घृत है वो लाइट का है, तो उसमें बिखरती है, सारी चीज को सिंचित करती है, इस तरीके से आप सराबोर हो जाते हो उससे। अब जब तक आप द्विज नहीं हो तब तक कैसे इसको अप्रिशिएट करो, इस चीज को आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए ये एक ऐसी भाषा के अंदर है, श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये एक ऐसी धेनु है, एक ऐसी गाय है जो आपके पास चलती भले ही हो, दूध आपको नहीं देती। पढ़ लो आप, जब तक आपने साधना नहीं अपनाई, आप विवेचन कर लो, कितने लोग हैं जो श्री अरविंद की वेद रहस्य का भी विवेचन करते हैं, पर उन्होंने एक पग उठाया नहीं इसकी ओर, तो उनके पास गाय चल भले ही रही होगी, वो दूध तो उनको देती नहीं, इसलिए बेचारे परेशान हैं, उनको तो उसमें आनंद आ नहीं रहा। अभी भी वो श्री अरविंद का हम क्या बना सकते हैं, मेरा जो वो स्वयं वाला गट्ठर है उसको कितना बढ़ा सकते हैं, वो पढ़ना, वो इसमें अपनी भारतीय संस्कृति वाली में है, बहुत ही सुंदर है वो, कि कैसे चीजें, अब योगी क्या करता है वो इस तरीके से करता है। उन्होंने बताया कैसे घर घर जो है हमारे राष्ट्रीय देह की नस नाड़ी के अंदर कैसे ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने पहरा दिया, जिसमें सबको कोई समय थोड़ी था, बेचारा मछुआरा है, वो सुबह जाल बिछाएगा अपना, जाके अपने घर का काम करेगा, उसको न कोई शिक्षा मिली है न कोई और चीज मिला है, उसके अंदर भी वो जो आपके पूरे राष्ट्र की देह के अंदर, उसके रक्त के अंदर कैसे ये ब्रह्म का ज्ञान बह रहा है, कोई बैठ के थोड़ी समझा रहे हैं, गानों के रूप के अंदर, नाटकों के रूप के अंदर, जीवन के अंदर ऐसी ऐसी चीजों के रूप में उसमें जोड़ दिया कि पूरे रक्त के रूप में प्रवाहित हो रहा है, और पूरी देह को आप सोचिए कैसे निर्माण कर दिए उन्होंने। हमको इस बारे में चिंतन तो करना चाहिए। हम ये कहें इंद्रियों के तरीके से हम चिंतन करें तो भारतीय संस्कृति को भी तो देखो, बाहरी तरीके से भी, पर ये भी चिंतन नहीं कर रहे भाई। हम कैसे वस्तुनिष्ठ तरीके से लेते हैं और आत्मनिष्ठ तरीके से उसका मंथन करते हैं, ये भी तो देखो। भारतीय संस्कृति के ऊपर श्री अरविंद ने जो भी कहा, ये थोड़ी है कि वो चीजें आधारित नहीं थी, या श्री अरविंद कुछ यूं ही यूं ही कह रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। इनफैक्ट अब जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसके आधार के ऊपर जब आप देखते हो इतिहास को, और वो तो इतिहास तो श्री अरविंद ने लिखा भी नहीं, उन डिटेल्स को देखते हो तो आपको लगा रहे ये तो सही जगह के ऊपर, अपने परिप्रेक्ष्य के ऊपर आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है। जब वो सारी पद्धतियों की, शिक्षा पद्धति की, चिकित्सा पद्धति की, वो जब डीप डाउन आपको सारी चीज बता देते हैं, अब जब आप उसके प्रकाश में हिस्ट्री को देखते हो तब अर्थ निकलता है। नहीं तो देख लो आप, वस्तुनिष्ठ जो आपके हिस्ट्री थी, क्या उसका अर्थ निकल रहा था? कुछ नहीं निकल रहा था। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिविटी की भी बात करते हो, और अगर ये आपको सेंस नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। ये तो पता कर ही सकते हो, श्री अरविंद ने जो हमको आयाम दिया है, जो देखने का परिप्रेक्ष्य दिया भारतीय संस्कृति को, पहले तो उसको समझना, और फिर उसके आधार के ऊपर अब डिटेल्स देख लो। जो भी लोगों ने इस विषय में लिखा है, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो बिल्कुल एकदम सही उतरता है। तो इसीलिए माँ कहती है कि श्री अरविंद को हिस्ट्री का बड़ा गहरा ज्ञान था, उन्होंने बहुत अध्ययन भी किया था, पर अध्ययन तो कोई दूसरे भी कर लेते हैं। जैसे इन्होंने
अध्ययन किया, कई लोगों ने अध्ययन किया और बड़े गहरे अध्ययन और कई वर्षों के अध्ययन के बाद कुछ की थ्योरी क्या है कि आर्यन जो है ना वो ऊपर से आए, नॉर्थ से आए और साउथ तक चले गए। कुछ का ये कहना है कि वो इस दिशा से आए, कुछ कह रहे नहीं नहीं वो इस दिशा से आए, और सब ने बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली अध्ययन किया है कई कई वर्षों का, और उनकी अपनी थ्योरीज हैं। अब बताओ क्या मायने हैं उसके, क्या अर्थ है उसका? कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए श्री अरविंद ने जो कह दिया, अगर इतिहास भी पढ़ाना है तो अब इतिहास के लिए और चीज बाकी नहीं रही। श्री अरविंद को पढ़ लो, अगर वास्तव में आपको इतिहास जानना है, आपको संस्कृति जाननी है, श्री अरविंद को पढ़ लो। वास्तव में आपको कोई भी चीज, बाहरी चीज भी जाननी है, श्री अरविंद को पढ़े बिना आप वास्तव में कुछ भी नहीं जान सकते। तो ये एक तरीका है। भाई हम ये क्यों बातें कर रहे हैं कि योगी किस तरीके से शुरू करता है, पर ये विभेद करना कि नहीं हम ऑब्जेक्टिवली शुरू करते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी के नाम से जो प्रयास किए जाते हैं कि हम जानबूझ के बंद कर देंगे, ऐसे कोई भी चीजें हैं जिनका प्रवेश है, नहीं नहीं हम ऑब्जेक्टिवली करते हैं तो इसमें हम इन चीजों का प्रवेश नहीं करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी हुई, ये तो हठ धर्मिता हुई। फिर तो आपका एकांगी तरीका है कि हम प्रवेश नहीं करने देंगे डीपर जो रेलम्स हैं उनको, ना ना, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी हुआ। हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे चीजों को। तो ऑब्जेक्टिवली का मतलब तो ये है कि आप ये जो और तत्व हैं इनको भी तो शामिल करो, जो भी संभव इसमें चीजें हो सकती है उसको शामिल करोगे, तटस्थता से देखोगे। हालांकि वास्तव में ऑब्जेक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती। अल्टीमेटली आप देखेंगे, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा का एक रुख हैं, एक आयाम है उसका, तो आप अल्टीमेटली कुछ भी बनाएंगे इस पूरे जगत का अपनी डीपेस्ट समाधि में भी, तो भी वो एक आयाम है। परमात्मा से आप जुड़ जाएंगे, आप परमात्मा बन जाएंगे। इसीलिए वेदांत और हमारे अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि यू कैन बिकम द डिवाइन, यू कैन नॉट नो द डिवाइन। आप रूख ही तो हैं एक, आप सब चीज जान भी जाएंगे। जैसे कहा कि माँ को सब पता है, तो माँ को क्या ये भी इसका मतलब पता होना चाहिए कि आज सुबह मैंने क्या नाश्ता किया था? यदि उनके कार्य के लिए जरूरी है तो उनको उसकी डिटेल पता हो। पर हमारा एक छोटा सा ह्यूमन ईगो क्या सोचता है कि वो इतना सुपर ईगो है कि उनको पता होना चाहिए कि आज दीपक ने सुबह पानी कितना ml पिया या लीटर पिया, या उसने क्या आज उसके पेट में क्या है। अरे यार ये क्या बात हुई कि मिस्टर जॉन है वो अमेरिका में बैठा, उसके क्या मन में है, या उसने आज सुबह नाश्ते में क्या लिया, या उसकी डीलिंग बिजनेस की क्या रही, ये बुद्ध को पता होना जरूरी है। तो ये एक्चुअल में तो ये इंटेलेक्चुअल बात भी नहीं है, ये लॉजिकल बात भी नहीं है। ये हम इसका थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे, इसका मंथन करेंगे। कुछ चीजें, कुछ सूत्र तो थोड़े थोड़े तो बीज इसके अंदर मैं जो कोशिश कर रहा हूं इसमें टच करने की, और इसका मतलब ये नहीं हम निष्कर्ष पे आ जाएंगे, पर एटलीस्ट कम से कम हम इसके बारे में खोजना शुरू करेंगे कि हमने देखी कोई चीजें, हमने इंद्रियों के माध्यम से चीजों को ग्रहण किया, बनाएंगे क्या उसका? वो तो मैंने कह ही दिया, हम तो खैर कोई गहरा मंथन करते ही नहीं। पर जो लोग बनाते हैं इसका, जैसे हिस्ट्री के बारे में, तो मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ लो आप। सारी हिस्ट्री पढ़ के भी आपको बिल्कुल सेंस नहीं आएगा जो श्री अरविंद के एक पैराग्राफ में पूरे में आ जाएगा। तो आपको अगर अब समझ में आ रहा है, अभी कुछ बता ही नहीं रहे थे, मैं जंगल में खड़ा हूँ, पहाड़ पे खड़ा हूँ, श्री अरविंद ने मेरे को व्यापक पूरी रूपरेखा दे दी, अच्छा मैं यहाँ हूँ, अब मेरे को डिटेल समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप डिटेल बता रहे हैं, आप यही नहीं बता रहे ये है क्या, ये तो बताओ क्या, किस विषय में बात, किस विषय में चल रही है। तो ये जो ज्ञान है, भाई मूल प्रॉब्लम तो यही चल रही है ना सारी की सारी, कि आपकी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी कैसे वो इंटरेक्ट करती हैं। शब्या जी इसमें कोई बात है, रविकांत जी इसमें कोई चीज है? ठीक है दीपक, इसको कल अपन और लेते हैं। हाँ बाकी इसके विषय में माँ और श्री अरविंद के जगह जगह और हैं, वो हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है भैया। ठीक। जय श्री माँ। जय श्री राम।